ठीक है गाइस, तो अभी अपन फोकस करेंगे, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट्स के अंदर में कॉमनली यूज़ होने वाला कुछ टर्म्स है जो हमें सीखना है और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है आपको, क्योंकि पूरे अकाउंट्स में यही सब यूज़ होने वाला है। तो बेटा सबसे पहला चीज़, इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो कंसंट्रेशन बना के रखें। ये वीडियो आप अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप लोग इसको सेकेंड टाइम भी देख सकते हो। ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग आराम से देखो, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहला टर्म है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी बिजनेस इवेंट। इवेंट इज अ बिजनेस इवेंट। अकाउंट्स के अंदर जब इवेंट की बात होती है तो वो कौन सी इवेंट है? बिजनेस इवेंट। आमतौर पे इवेंट मतलब एनी हैपनिंग, बारिश हुआ ये भी एक इवेंट है, लेकिन क्या ये बिजनेस इवेंट है? नहीं ना। तो यहाँ इवेंट जो होगा वो बिजनेस से कनेक्टेड होगा। इवेंट बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा फाइनेंशियल इवेंट, दूसरा क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल क्या होता है और फाइनेंशियल क्या होता है? वो एक्टिविटी जो फाइनेंस से रिलेटेड हो वही बुक्स में रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल है वो रिकॉर्ड। एग्जाम्पल समझिए, हमने परचेज किया, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल है, रिकॉर्ड होगा ना। लेकिन एक एक्टिविटी इवेंट समझिए जो बिजनेस में हो रहा है, वो क्या है बेटा? पहला एक्टिविटी की मैनेजर ऑफ द बिजनेस डाइड, बिजनेस का मैनेजर का डेथ हो गया। इवेंट तो है, लेकिन क्या ये फाइनेंशियल है? नॉन फाइनेंशियल है। क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट हम यहीं से डिराइव कर लेते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन। क्या डिराइव कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन को हमने अच्छे से समझ लिया है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा इवेंट। ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो एन इवेंट जो फाइनेंशियल वैल्यू का होता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स होता है, प्रूफ कि सेल्स हुआ तो सेल्स इनवॉइस होगा, परचेज बिल होगा। इसका दो इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का कम से कम कितना इफेक्ट होता है? दो इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है उसको हम डेबिट कहते हैं, दूसरा हम लोग सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये आगे हम लोग पहुंचेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म है कि भाई नेक्स्ट इसका फीचर्स है कि फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लेके आएगा। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? एसेट एंड लायबिलिटीज में चेंज लेके आएगा। और ट्रांजैक्शन बेटा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। टाइप नंबर 1 इज कैश ट्रांजैक्शन, टाइप नंबर 2 इज क्रेडिट। का मतलब होता है बेटा उधार, ठीक। अगर मैं पैसा देकर खरीदूं तो कैश ट्रांजैक्शन, अगर मैं क्रेडिट में खरीदूं कि भैया 1 महीना बाद आपको देंगे पैसा, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? इसी तरीके से अपन बेच भी सकते हैं, कैश में भी बेच सकते हैं, उधार में भी बेच सकते हैं। तो उधार वाला ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश जहाँ मिल गया और दे दिए वो कौन सा ट्रांजैक्शन है बेटा? यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछो। लास्ट बेंच 10 मिनट आप लोग एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें और बातचीत कृपया ना करें, ठीक है। आइए, नेक्स्ट टर्म इज वाउचर। व्हाट इज वाउचर? वाउचर का सिंपल सा टर्म याद रखिए, एविडेंस। एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एविडेंस तो हमें पता होना चाहिए, तो वो क्या है बेटा? वाउचर्स। इसके बाद इसके अंदर क्या है? अपने पास अकाउंटिंग वाउचर्स आता है, जनरल वाउचर्स आता है। अभी इस पे आपको ज्यादा चर्चा नहीं करना है, लेकिन इतना समझ लेना है कि व्हाट आर वाउचर्स? एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका एविडेंस है वाउचर, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बेटा कैपिटल, जिसमें अभी मैं 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको फोकस ज्यादा रखना है जिस पे। पहला टर्म बेटा क्या है? कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हर एक बच्चा जो अकाउंट सीख रहा है, शुरुआत कर रहा है, उसके लिए ये टर्म बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे देखें, टर्म कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्लेम ऑफ ओनर्स ऑन द फर्म। क्या मतलब हुआ? क्लेम्स ऑफ ओनर ऑन द फर्म। तो कोई भी ऐसा चीज जो फर्म बिजनेस ओनर को देगा वो एक्चुअल में क्या है? कैपिटल है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी एसेट या पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो सब क्या होगा बेटा? मान लीजिए कि यहाँ लिखा है कैश इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 10,000 रुपया। बिजनेस में कितना पैसा लगाया ओनर ने? तो ये 10,000 रुपया क्या बना?
बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया इससे 2000 रुपए का, वो 2000 रुपया भी किसको मिलेगा? ओनर को। तो वो भी अल्टीमेटली कैपिटल में ही जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो कैपिटल का सिंपल टर्म्स क्या बेटा, क्या होता है कैपिटल? क्लेम ऑफ ओनर ऑन द फर्म। इसको हिंदी में कहेंगे तो सिंपल भाषा में पूंजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पूंजी। जो भी पैसा बिजनेस में लगा उसे हम कैपिटल कह सकते हैं। पैसा और एसेट। आप बोलेगा सर ये एसेट तो नया चीज है। हेलो, हाँ कहिए। है 15 मिनट में छोड़ेंगे। नहीं, बाकी लोग आए। हाँ बाकी लोग हैं सब। ठीक है। तो समझ गए क्या है कैपिटल? अब आते हैं, बोला सर टर्म आपने कहा कि एसेट बोल के कुछ बताया आपने, जो पैसा या एसेट अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। तो एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का सिंपल मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? शॉर्ट में समझिए, संपत्ति या कोई भी ऐसा चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। कोई भी ऐसा चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिले। क्या मिले? वो क्या बनेगा? एसेट। एसेट को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। किसका संपत्ति बेटा? बिजनेस का। ओनर का नहीं बोलना है। अकाउंट जब करेंगे तो किसका संपत्ति? बिजनेस का। बात समझ में आया? बिजनेस का बिल्डिंग, बिजनेस का जमीन, बिजनेस के का कार, बिजनेस के पास जो कैश पड़ा है, बिजनेस के पास जो प्लांट और मशीनरी है, बिजनेस का जो फर्नीचर है, वो सब क्या है? एसेट्स है। अब हमारे इस क्लासरूम में एसेट क्या क्या है बेटा? ये बेंच एसेट है, एसी क्या है? एसेट है। बात समझ में आ रहा है? जो भी यहाँ लगा ये सब क्या है? एसेट्स है। ठीक? क्यों? क्योंकि लगा दिया हमने एक बार और इससे हमें आगे चलकर बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? एकदम क्लियर। संपत्ति एकदम क्लियर। किसी को भी समझा सकोगे एसेट क्या है? बिजनेस का संपत्ति। पॉइंट टू बी नोटेड, बिजनेस का। बिजनेस का हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? क्यों सोचना है ये भी बताऊंगा कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोचने वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? अब एसेट को हम लोग को अच्छे से समझना है। तो देखिए इसके आगे हमको सीखना पड़ेगा कि बेटा एसेट का भी कुछ क्लासिफिकेशन है। एसेट का क्लासिफिकेशन समझना है हमें। तो सबसे पहले देखेंगे एसेट है हमारे पास, पहला वैरायटी जो होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट क्या होता है बेटा? नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। ये वो एसेट है जो हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते। हमने ये बेंच खरीदा, क्या है? एसेट। क्यों? बेचने के लिए खरीदा है क्या? इसको तो फ्यूचर यूज के लिए खरीदा है। ठीक है? इसी तरीके से एज जो कंपनी है, बिजनेस है, उसका बिल्डिंग, उसका मशीन प्रोडक्शन के लिए खरीदा है कि बेचने के लिए खरीदा है? तो वो एसेट बन जाएगा। तो कौन सा एसेट बनेगा? क्लियर, एकदम सही। ऐसे पकड़ना है चीजों को। अब देखेंगे सर फिक्स एसेट का भी दो क्लासिफिकेशन है बेटा। पहला टेंजिबल और दूसरा वो एसेट जिसको छू सके और देख सके, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंजिबल। और बेटा इनटेंजिबल कौन सा होता है? जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका नहीं होता है लेकिन फिर भी उसका वैल्यू होता है, उसके हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। इतना तो आप समझ ही गए एसेट। लेकिन बेटा इसमें मजेदार चीज है, एमसीक्यूज में पूछता है, गिव एन एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो नीचे लिस्ट रहेगा, उसमें देखिए गुडविल बोलकर कुछ लिखा है तो वो इनटेंजिबल है। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। समझ रहे हो? देन वी हैव ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है बेटा? लोगो, अपने ब्रांड का लोगो देखे हो ना सारे का, वो ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का भी कीमत होता है, हम चाहें तो बेच सकते हैं ट्रेडमार्क। एक कंपनी जो जीन्स बना रहा है वो दूसरे कंपनी का क्रोकोडाइल को बोलता है, ब्रांड के जीन्स को, कि हमको अपना लोगो यूज करने दीजिए जीन्स में, हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आपका लोगो बेचेंगे। तो वो चाहे तो बेच सकता है।
वो चाहे तो सामने वाले को यूज़ करने के लिए पैसा ले सकता है, ठीक है 1 साल के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन उसके बदले पैसा मिलेगा। तो लोगों का भी बेटा कीमत है। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? आप लोग बुक खरीदते हैं, देखिए उसमें लिखा हुआ है कॉपीराइट का, पढ़ेगा इनिशियल पेजेस पे पता लगेगा। तो कॉपीराइट मतलब इसको छापने का अधिकार उसके पास है। अगर मैं छापना चाहूँ तो मुझे उससे परमिशन लेनी होगी पहले, और परमिशन के साथ साथ हो सकता है कि वो मुझसे पैसा भी डिमांड करेंगे। ठीक है, आपको मेरा अगर बुक छापना है, आप ये चीज़ को फिर से करना चाहते हैं, अपने तरफ से पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो मुझे इसका कुछ पैसा चाहिए, समझ रहे हो? पेटेंट राइट, किसी चीज़ को बनाने का राइट। मेडिसिन, मेडिसिन बनाते हैं, पेटेंट ले लेते हैं। बाकी आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे तो देखे होंगे, बोला इसका मेरा पेटेंट लिया हुआ है। पेटेंट मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये आइटम और डिज़ाइन कोई और प्रोड्यूस। अब कोई बड़ा कंपनी आ गया, मैंने तो डिज़ाइन बना दिया, एक बड़ा कंपनी आके मुझसे बोल रहा है आप अपना डिज़ाइन बेचेंगे, ये पेटेंट हमको दे दीजिए, क्योंकि वो चाहेगा कि उसको बनाने का अधिकार मुझको दे दीजिए, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको अच्छे दामों में बेच सकता हूँ। समझ में आया? नो हाउ, वही चीज, किसी चीज़ को बनाने का तरीका इज नो हाउ। ये भी क्या है? इंटेंजिबल। फिर नेक्स्ट एसेट होता है जिसको कहते हैं बेटा करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? जो कैश में बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन जल्दी से हो जाए, किसमें? कैश में। और ये हम बेचने के लिए बनाते हैं, हम इसको रखते हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है क्या? इसको अपन बेच दे। एग्जाम्पल, अपन परफ्यूम बनाते हैं, हमारा परफ्यूम का अगर बिजनेस है तो हमने परफ्यूम बनाया, ये परफ्यूम मेरे लिए क्या है? स्टॉक ऑफ परफ्यूम बना, मैं ये बना रहा हूँ बेचने के लिए, खरीदने के लिए। तो मैंने 1 लाख पीस बनाया, 80,000 पीस सेल हो गया, 20,000 पीस अभी भी स्टॉक में बचा हुआ है। ये स्टॉक मेरा कौन सा एसेट है? करंट एसेट, क्योंकि ये ठीक अगले साल वापस से अपन सेल कर देंगे। तो जो रीसेल के लिए रखे हुए हैं वो क्या है? मेरा करंट एसेट्स। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, वो अपने करेंगे। ये और अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब अपन डेटा समझेंगे क्या होता है। अब जैसे डेटा एग्जांपल है, लेकिन हो सकता है कि न्यू स्टूडेंट्स को ये ना पता हो कि सर डेटर क्या होता है। तो मैं जब टर्म्स करवाऊंगा उसको एक बार आप वापस गो थ्रू करोगे तो आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होना है। इज इट क्लियर? अब बेटा देखो आप, लिक्विड एसेट्स, वो जो बहुत, ये वो सारा करंट एसेट है जो बहुत क्विकली रियलाइज कर लेंगे, मतलब इसका पैसा हमें फटाक से मिल जाने वाला है। ये सब क्या बनेगा? लिक्विड एसेट। जैसे बैंक बैलेंस है, अभी पैसा कहाँ है? बैंक में। एक ट्रांजैक्शन करेंगे, मेरा हम यूज कर लिए, जाके विड्रॉ कर लिए फटाक से, ठीक है। इसके बाद होता है क्या बेटा? वेस्टिंग एसेट। बड़ा कमाल का टर्म है, एमसीक्यूज में भी पूछता है, व्हाट आर वेस्टिंग एसेट्स। एसएक्यूज में पूछता है वेस्टिंग एसेट क्या होता है। वो एसेट्स जिनका लिमिटेड लाइफ होता है, और जब हम इसको यूज करेंगे तो क्या होगा? इनका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। और वैल्यू डिक्रीज होता कैसे बेटा? एक्सट्रैक्शन के माध्यम से। हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कोयला का खदान, तो कोयला का तो लिमिटेड लाइफ होता है ना। अब आप हर दिन उसमें से 1 टन कोयला निकाल दे रहे हैं, तो उसका जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ से अगर अपने निकाल रहे तो हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बताओ उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं वेस्टिंग एसेट। जिसको यूज करते जाएंगे वो खत्म होता चला जाएगा, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे उसका वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो है मस्त आइटम इंटरेस्टिंग बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट क्या होता है सर? वो खर्चा और नुकसान जिसको हम 1 साल से ज़्यादा समय तक कैरी करेंगे और राइट ऑफ करेंगे बाद में, वो क्या बनता है? तो मज़ेदार चीज़ है कि फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में एसेट है ही नहीं। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक बेटा, फिक्टिशियस मतलब तो वो खर्चा और रेवेन्यू जो रियल में ही नहीं, लेकिन हम लोग उसको एसेट मानकर बैठे हैं। एग्जाम्पल समझेंगे ऐसा क्या होता है सर? एक तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो इजी होगा। तो सपोज कीजिए कि हमें एडवर्टीजमेंट करना है, और हमने क्या किया बेटा? एक तो साइन बोर्ड है बाहर में, हाँ ऐसा करके साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे अपने को अपने क्लास का एक
एडवर्टीजमेंट करवाना है, ये जगह अपने को होर्डिंग लेना है। तो इस होर्डिंग के लिए मुझसे बोला गया कि सर आपको अगर होर्डिंग लेना है तो ये कम से कम आपको 3 इयर्स के लिए लेना होगा और टोटल आपका जो खर्चा लगेगा वो कितना लगेगा, 3 लाख रुपया लगेगा। So I was asked you will have to pay 3 lakh rupees and this space will be yours for 3 years। तो मुझे तो आज करना होगा ना पेमेंट, वो नहीं बोल रहा आराम आराम से, तो आज दीजिए 3 साल के लिए रखना है आपको। तो मैंने क्या किया बेटा, एक 3 लाख का खर्चा अपने एडवर्टीजमेंट पे कर दिया ना, यस और नो। और ये खर्चा बेटा बहुत हैवी खर्चा है, लेकिन तरीका से देखा जाए तो इसका बेनिफिट कितने साल में मिलेगा, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये मैंने 3 लाख यहाँ खर्च किया, तरीका से पहला साल बेनिफिट कितना मिलना चाहिए, 1 ही लाख का ना। 3 लाख का अगर 3 साल में बांटेंगे तो 1-1 लाख होना चाहिए, लेकिन मैंने तो पूरा 3 लाख आज ही दे दिया है। तो बचा हुआ 2 लाख रुपया जो मेरा खर्च तो हो चुका है, लेकिन उसका बेनिफिट अभी नहीं मिला है, आगे मिलेगा। तो इसको भी हम लोग किस में दिखा देंगे, इसको हम एसेट मान लेंगे। ये कौन सा एसेट है, फिक्टिशियस। क्या ये खर्चा सच में एसेट है, लेकिन क्योंकि बेनिफिट तो फ्यूचर में मिलेगा तो अपने को मानना क्या पड़ता है, ये एसेट है। तो इसी हम इस तरीके के खर्च को या लॉस को, ध्यान से समझो, खर्च को या लॉस को क्या मानते हैं भाई, फिक्टिशियस। और इसको आगे चलकर अपन को क्या करना है, राइट ऑफ मतलब खत्म करना है, हटा देंगे धीरे धीरे इसको। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो 3 कैपिटल वॉज इम्पॉर्टेंट, एसेट वॉज इम्पॉर्टेंट, देन अगेन इम्पॉर्टेंट टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी का सिंपल टर्म बेटा रफ याद करना है तो टेंशन। क्या, किसका टेंशन, बिजनेस का टेंशन। तो क्या होता है लायबिलिटी, थिंग्स ऑफ वैल्यू विच अ बिजनेस एंटिटी ओ टू अदर्स। ओ का मतलब हमें दूसरों को देना है, ठीक। रफ टर्म इज टेंशन, अच्छा टर्म दायित्व। दायित्व जो मुझे निभाना है, मुझे दूसरे को करके देना होगा, वो मेरा क्या बनेगा, लायबिलिटी, ठीक। तो लायबिलिटी और एसेट का बीच में मेन डिफरेंस क्या है, लायबिलिटी संपत्ति है बिजनेस का, उससे हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। अटेंशन इज मुझे दूसरों को देना है, चुकाना है फ्यूचर में, वो क्या बनेगा। इसको बड़े एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हम सब टीचर हैं और हम सब एडवांस फी ले रहे हैं, मैं तो लेता ही हूँ, एडवांस में फी लिया। तो अगर हमने स्टूडेंट से एडवांस में फीस लिया है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडवांस फी हमारे लिए क्या है, एसेट के लायबिलिटी। सोच के बताइए, हमने एडवांस फी ले लिया है किसी से काम करने के लिए, वो हमारे लिए क्या है बेटा, क्यों है, कौन बताएगा। हाँ, क्योंकि मुझे अपना सर्विस देना, किसी ने मेरा परफ्यूम का भी जो बिजनेस है हमारा, तो हमें किसी ने 500 पीस का पैसा एडवांस दे दिया है। तो ये जो मेरे हाथ में पैसा आ गया है वो हमारे लिए क्या है, क्यों, क्योंकि पैसा ले लिए, देना बाकी है भाई, तुमको चुकाना है वो सामान दे करके या काम करके। एक वर्कर है, सपोज आप वर्कर हैं, तो बेटा वर्कर को हम लोग एडवांस सैलरी ले लिया वर्कर ने, तो वर्कर के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि उसको अपना काम करके देना। तो अब यही चीज आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो सिंपल भाषा में बिजनेस का टेंशन बिकम्स लायबिलिटी। ये 2 तरीके का होता है बेटा, इंटरनल और अब क्या है बेटा ये इंटरनल। बिजनेस में पैसा कौन लगाता है, ओनर से रिलेटेड जो लायबिलिटी है वो सब क्या बनता है। तो इंटरनल लायबिलिटी के लिए देखिए हमने क्या लिखा, लायबिलिटी टुवर्ड्स। और पहला लायबिलिटी बिजनेस का क्या होता है बता सकता है क्या कोई, सबसे पहला लायबिलिटी क्या है बेटा, कैपिटल, क्योंकि सबसे पहले ओनर ने पैसा डाला। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस को पैसा मिला, हमने कुछ दिया है ओनर को, तो ये कैपिटल हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। अब मैं पूछूंगा बेटा ये कौन सा लायबिलिटी है, तो आप क्या बोलोगे, इंटरनल लायबिलिटी है। समझ में आ रही है ये बात।
कौन सा लायबिलिटी है बेटा? इंटरनल। अब दूसरा होता है बेटा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी लोगों से जो हमारा लायबिलिटी है वो क्या बनेगा? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल का बेटा डिवीजन देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है जिसको हम करंट कहते हैं, और एक कंटिंजेंट भी होता है। ठीक है, इन तीनों को समझेंगे, बड़ा मजेदार चीज है, बहुत तुरंत समझ में आएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई भी ऐसा टेंशन बिजनेस का जो हमें कम से कम 1 साल के बाद देना है। कब देना है, चुकाना है? 1 साल के बाद, उसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। क्या टर्म यूज करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि लंबा लोन ले लिया 2 साल 3 साल का, और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी एक टाइप का लोन है, आगे चलकर समझेंगे क्या है, जस्ट एग्जांपल के लिए हमने दे दिया। करंट लायबिलिटी अब आप लोग खुद बता दोगे, क्या लिखा है, कब चुकाना है? 1 साल के अंदर। तो क्या होगा? करंट। एग्जांपल हमने लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स। तो अभी ये सब टर्म भी तो सीखना बाकी है, कुछ टर्म में आपको डाउट होगा सर ये क्या है, इसीलिए मैं अभी एग्जांपल पे उतना फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैं टर्म समझा दूंगा और फिर अगर आप एक बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। तो आप लोग भी पूरा वीडियो देखें, उसके बाद एक बार इसको फिर से रिकैप करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। थर्ड वन इज बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, कंटिंजेंट जो होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगर ये हुआ तो इसका होना किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। मतलब ये टेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये हुआ तो कुछ फ्यूचर में ऐसा इवेंट होगा जिसके कारण ये लायबिलिटी हमारा बन जाएगा, लेकिन आज के डेट पर वी आर नॉट श्योर ये लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? वो लायबिलिटी जो हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन आज के दिन अपन श्योर, और उसका होना किस पर डिपेंड करता है? किसी फ्यूचर इवेंट पे, किसी फ्यूचर। तो ये बेटा क्या बनता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ओके, एग्जाम्पल समझिए, एक आदमी X और एक आदमी Y है, ठीक है, और क्या हुआ बेटा 10 करोड़। हम लोग का कंपनी कौन है बेटा? मान लेते हैं अपना X कंपनी, X लिमिटेड हम लोग है, हम लोग का बिजनेस है। मिस्टर Y ने हमारे कंपनी पे 10 करोड़ का क्लेम कर दिया है, केस चल रहा है कोर्ट में। Y बोल रहा है हम X से, मतलब वो हम लोग से कितना पाता है? 10 करोड़ रुपया वो पाता है, कोर्ट में चल रहा है केस। इस साल उसका डिसीजन नहीं आया, इस साल उसका डिसीजन, लेकिन अगर अगला साल Y केस जीत जाए या हम लोग केस हार जाए, बात तो एक ही है ना। Y जीत गया बेटा केस, तो ये लायबिलिटी मुझे चुकाना होगा कि नहीं? तो आज के दिन ये क्या है? आज के दिन ये कौन सा लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। इस साल ये कौन सा लायबिलिटी बनेगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी बनेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है ना बेटा ये चीज? फिर से एक बार देखना और क्लियर हो जाएगा। अब एक और टर्म में आता है जिसको कहते हैं ट्रेड डेटर्स। तो बेटा ट्रेड डेटर्स क्या है? अपने उधार में जब भी बेचते हैं तो जन्म किसका होता है? ट्रेड डेटर्स का। हम लोग जिन आदमी को उधार में बेच रहे हैं उसे हम कहते हैं डेटर्स। अपने मिस्टर एक्स को बेचे 10,000 का सामान, मिस्टर एक्स हमारे लिए क्या होगा? डेटर, उसी को ट्रेड डेटर कहते हैं। तो मेरे को कोई बताएगा कि क्रेडिटर क्या होना चाहिए? जिससे उधार में परचेज किए हैं वो आदमी हमारा क्या? ध्यान से समझना, हमने जिसको उधार में बेचा वो कौन? हमने जिससे उधार में खरीदा वो कौन? मैं उसके लिए क्या? ये मुझे नहीं जानना है, उसका अकाउंटेंट समझेगा। कौन समझ गया? ये दिमाग में मैं उसके लिए क्या होना चाहिए, वही वो उसका अकाउंटेंट सोचेगा, तुम अपना देखो। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक एकदम क्लियर है? यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको देखिए, इस फिगर को देखो, ये रहा बिजनेस, डायग्राम दिख रहा है कि नहीं बेटा? ये रहा बिजनेस, हमने
इसको इससे क्या क्या, देखो क्या लिखा है, एरो किस तरफ है, ध्यान दो। हमने एक्स से परचेज किया है, खरीदा लिखा है ना, क्रेडिट परचेज। तो एक्स हमारा क्या बना, हमारा मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और देखो एरो, हमने वाई को क्रेडिट सेल किया है, तो वाई हमारा क्या बना, डेटर। तो बेटा हम उसके क्या है, ये हमें अभी नहीं सोचना है, ये उसका अकाउंटेंट सोचेगा। इज इट क्लियर? तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाता है, सर वो मेरा डेटर, हम उसके क्रेडिटर। हाँ भाई आंसर सही है, लेकिन तुम ये सोच के करोगे क्या, उसका अकाउंट्स कौन बनाएगा, उसका अकाउंटेंट बनाएगा। तुम अपना देखना, उसका अकाउंट देखेगा उसका अकाउंटेंट। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जस्ट मेक इट क्लियर, जहाँ भी क्रेडिट सेल्स होगा वहाँ डेटर आएगा, जहाँ क्रेडिट परचेज करते हैं क्रेडिटर आता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक एकदम अच्छे से आ गया बात? यस और नो? क्या हुआ बेटा, फोकस कहाँ, डिस्ट्रैक्शन कहाँ? इधर। वीडियो रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में ध्यान नहीं दोगे, ये बहुत काम का चीज़ है, यही बेस रेडी करेगा आगे चल के। और फटाक से अपन स्पीड बढ़ा लेंगे, जो इसको केयरलेसली कर रहा है वो डिले करेगा अकाउंट्स में, फिर लैग करने लगेगा, नहीं हो रहा है सर, टफ लग रहा है सर, ये सब नहीं चाहिए। इसीलिए अभी कुछ क्लासेस को अपने को सीरियसली करना पड़ेगा। परचेज सामान जब भी खरीदते हैं उसको कहते हैं परचेज। क्या खरीदते हैं बेटा? गुड्स। अब ये गुड्स क्या है? अच्छा मैं एग्जांपल समझो, अपना बिजनेस है, मैंने परफ्यूम मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मशीन खरीदा, और मैंने परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बॉटल खरीदा। तो मेरे को ये बताओ कि परचेज क्या होगा, मशीन का परचेज है कि गुड्स का परचेज? लिख तो दोनों में परचेज रहे, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ बॉटल्स, लेकिन गुड्स है मेरा बॉटल, मशीन मेरा गुड्स है क्या? मशीन मेरा एसेट है। एसेट के परचेज करने पर एसेट का नाम लिखते हैं, परचेज नहीं लिखते हैं। और गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं। बात समझ में आया? अब सेल्स क्या होता है? अब ये सब में देखो टाइम नहीं लगेगा। सेल्स क्या है? सेल ऑफ गुड्स। आप जब सामान गुड्स बेच रहे हो तो सेल है, एसेट बेचोगे तो सेल है क्या? अब सेल टर्म यूज नहीं करना, दो इट इज रिटन कि सेल ऑफ मशीन, बट आपको मशीन को काम में लेना है, यूज करना है टर्म, सेल टर्म यूज। तो क्या सीखे? परचेज और सेल टर्म यूज किसके लिए होता है? गुड्स के लिए होता है। स्टॉक, इन्वेंट्री क्या होता है बेटा? जो सामान अभी तक बिका नहीं है वो क्या है? 1,00,000 पीस में से हमने 80,000 पीस सेल किया था, अभी भी हमारे पास कितना गुड्स पड़ा हुआ है? 20,000। तो ये 20,000 जो गुड्स पड़ा हुआ है, गुड्स, उसी को हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है? तो स्टॉक किस किस का चीज का हो सकता है? मटेरियल का हो सकता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी काम बाकी है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। और तीसरा फिनिश गुड्स, वहाँ काम माल बन के रेडी है लेकिन बिका नहीं है। इन तीनों का स्टॉक हो सकता है। फिर बेटा देखो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट क्या है बेटा? प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस, रेवेन्यू मतलब जो सेल्स करके पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू, खर्च है हमारा, उसको माइनस कर देंगे तो बिजनेस में क्या निकलता है? तो प्रॉफिट बेटा दो टाइप का होता है, एक ग्रॉस और एक टाइप का होता है जिसको ऑपरेटिंग कहते हैं। ये बाद में सीखना है, ये अभी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉस क्या होगा फिर? जब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यू देन इट बिकम्स। तो अभी टर्म सीखेंगे सर, लॉस, ये रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू। तो पहले नीचे आएंगे, एक्सपेंस क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेंस? रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी अपन खर्च करते हैं वो क्या बन जाता है? एक्सपेंस। बिजनेस कमाने के लिए जो खर्च कर रहा है वो क्या बनेगा? एक्सपेंस। बिजनेस फैक्ट्री का भाड़ा दे रहा है, क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है, क्या बनेगा? वेज दे रहा है, क्या बनेगा? बात समझ में आ रहा है? ये सब खर्च है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि प्रॉफिट कमा सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, कमाई कर सके, इनकम जनरेट कर सके। अब देखो इसमें नेक्स्ट की टर्म आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है?
सेल ऑफ गुड्स। क्या होता है रेवेन्यू? सेल ऑफ गुड्स और तो गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो हमारे पास मनी आया वो हमारा क्या बना? तो समझ गए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब क्या है? एक्सपेंस। इनकम क्या होता है? बहुत लोग इनकम और रेवेन्यू को सेम समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। आप समझ लो इनकम ज़्यादा किसके नज़दीक है बेटा? प्रॉफिट के। किसके? प्रॉफिट के नज़दीक है। देखो फॉर्मूला, रेवेन्यू में बाकी इनकम को जोड़ के जब खर्चा माइनस कर देते तो क्या निकल के आ जाता है? तो अकाउंट्स में इनकम 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 सब बोलता है, रेवेन्यू को इनकम बोलता है, लेकिन इनकम किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट। इनकम कितना होगा मतलब बेच के कितना मिला ये इनकम नहीं होता है, प्रॉफिट कितना हुआ वो इनकम होता है। और बेच के जो पैसा मिला उसको क्या कहते हैं? बेच के जो पैसा मिला उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। समझ गए? समझ में आ रहा है? देन वी हैव ड्रॉइंग्स। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? ड्राइंग का मतलब पेंटिंग नहीं है अकाउंट्स में, ड्राइंग बना दिए, पिक्चर बना। ड्राइंग मतलब ये नहीं है। यहाँ ड्राइंग्स का मतलब होता है ड्रॉ करना। ड्रॉ का मतलब निकालना। याद रखो, कोई भी कैश, अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स या संपत्ति, एसेट, जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेगा तो हम उसे क्या कहते हैं? फिर से रिपीट करूं, बिजनेस में से कोई भी कैश, गुड्स, एसेट अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के निकाल लेगा तो क्या होगा वो? ये बेटा वर्ड है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब क्या होता है? ओनर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही है ये बात? बस आज के लिए इतना ही। एक अदर अकाउंटिंग टर्म्स अपने अगले क्लास में करेंगे और ये मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस, और आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना और रिपीट करके इसका नोट्स आप कॉपी में लिख करके लेके आओगे। यही आपका होमवर्क रहेगा। सो आई होप कि ये क्लासेस आपको अच्छा लगा, और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। तो सारा वीडियोस का लिंक वहाँ हम लोग शेयर करते रहेंगे, आपको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।